ये कहानी शुरू होती है कई सिस्टम विंडो से, जो दुनिया भर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में नागरिकों को इन्फॉर्म कर रही थी। मछुआरों को समुद्र के किनारे एक विशाल एबलोन मिला था, इतना बड़ा कि 10 लोग भी उसे घेर नहीं सकते थे। शक था कि ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की वजह से म्यूटेटेड हो गया है। एक टूरिस्ट एरिया में एक प्राचीन पेड़ अचानक तेजी से बढ़ने लगा था। उसकी जड़ें किलोमीटरों तक फैल रही थी और एबनॉर्मल अर्थ पल्स की वजह से जमीन में दरारें पड़ रही थी। नोटिफिकेशंस आती रही, आसमान से गिरती हुई विशाल बेलें, जैसे कोई फेरी टेल सच्चाई बन गई हो। कई जगहों पर सबवे ट्रैक्स टूट चुके थे, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा ये बस कुछ सेंसेशनलिस्ट हेडलाइंस हैं, वैसे ही जैसे सालों पहले ज़ॉम्बी बाइट वाली झूठी खबर थी। कई स्टूडेंट्स स्कूल के सामने जमा थे, उन्हें तो लोकल रूमर्स कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। तभी अचानक उनका ध्यान भटक गया उस फिगर की तरफ जो पास आ रही थी। वो थी स्कूल की ब्यूटी चुच चिंगली। भीड़ में तुरंत ये चर्चा शुरू हो गई कि शायद वो आज अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली हैं। उनके अनुसार वो रिश्ता सिर्फ उसकी तरफ से एक चैरिटी था। चुचू चिंग ली को पहले ही चिंग चोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा पाया था। उनका फ्यूचर अब पूरी तरह अलग अलग रास्तों पर था। चु किंगली ने फोंग यी के पास आकर उसका ध्यान खींचा। फोंगी ने थोड़ा क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा कि उसने सब सोच लिया है और अब ये रिलेशनशिप रियलिस्टिक नहीं है। स्कूल टाइम की मोहब्बत एक वक्त पर आकर टूट ही जाती है, जब इंसान समझ जाता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने। एक साथ जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, कंपैटिबिलिटी भी चाहिए होती है, और इन सब रीजंस की वजह से उन्हें रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। उसने अंदर ही अंदर सोचा कि चाहे फोंगी कितनी भी कोशिश कर ले, उसे वापस जीतने की ये नामुमकिन है। फोंगी चुप रहा। ये देखकर लोगों ने सोचा कि वो इतना शॉक्ड है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिरकार वो स्कूल की ब्यूटी थी। सबको लगा कि वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगेगा, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो बस यही सोचा कि वो उस अमीर और खूबसूरत लड़की के लायक था ही नहीं, जैसे एक मेंढक हंस को पाने की कोशिश कर रहा हो। शांत नजर के साथ फोंगी ने ब्रेकअप के लिए हाँ कर दिया, जिससे चू चिंगली और बाकी सब लोग शॉक में आ गए। जब उसे कुछ कहने को नहीं बचा तो हमारा लड़का पलटा और वहां से जाने लगा। वो घबरा गई और उसे पुकारा। तेज नजरों से उसने मुड़कर पूछा, अब क्या चाहिए? उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने साफ कर दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है या क्या चाले चलेगा। वो उसके पास वापस नहीं आने वाली और ये बात क्लियर होनी चाहिए। फोंगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, खुद को ज्यादा मत समझो स्कूल ब्यूटी। ये सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वो थोड़ा ब्लश कर गई। बाकी सब लोग फोंगी के एटीट्यूड पर दम थे। फोंगी जानता था कि चू चिंगली और बाकियों को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में क्या होने वाला है। उसे पता था कि सोसाइटी के करंट रूल्स जैसे पैसा और एजुकेशन जल्द ही राख बन जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक आने वाली तबाही से लौट कर आया है, एक ऐसा इंसान जो दोबारा इसी टाइमलाइन में जन्मा है। इसीलिए जो चू चिंगली उसके सामने खड़ी थी, वो उसके लिए बस किसी और जिंदगी की एक अजनबी थी। फोंगी स्कूल से निकल गया। उसके पास करने को ज्यादा जरूरी काम थे। उसके लिए स्कूल ब्यूटीज और रेपुटेशन जैसी चीजों की अब कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पूरी तरह बदलने वाला था। असल क्राइसिस तो ब्लू स्टार पर पूरी मानता के ऊपर मंडरा रही थी। ये सब शुरू हुआ बीती रात, जब फोंगी की नींद खुली और कुछ अजीब दरारों ने उसे भविष्य दिखाया। और फिर सिस्टम ने इन्फॉर्म किया और रिकवरी डिटेक्ट की गई है। इसकी फुल एक्टिवेशन होगी 364 दिन 11 घंटे और 59 मिनट में। और जैसे हाँ ये होगा, दुनिया में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। फोंगी थोड़ा कंफ्यूज था। कई रहस्यमयी फिगर्स उसके सामने आए और सिस्टम ने रिवील किया कि अब सोसाइटी के रूल्स दोबारा लिखे जाएंगे। कल्टिवेटर्स का युग आने वाला है और ताकत ही नई पहचान बनेगी। हमारा लड़का थोड़ा क्यूरियस हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो? तभी एक अजीब सी रोशनी उसके सामने चमकने लगी। एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें लिखा था कि ये सिस्टम ब्रह्मांड के छोर से आया है
कॉस्मिक सीक्रेट्स और टॉप टियर एल्गोरिदम से बना है। इसका काम है कि होस्ट द्वारा छुए गए स्पिरिचुअल मटेरियल्स के आधार पर कल्टीवेशन टेक्निक्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करना। अभी की स्थिति दिखा रही थी करंट टेक्निक्स 0। फोंगी ने हाथ आगे बढ़ाया और हैरानी से देखा कि उसका हाथ सिस्टम विंडो के आर पार चला गया। तभी एक ताकतवर मॉन्स्टर सामने आया और जोर से दहाड़ने लगा। फोंगी जड़ हो गया, डर से उसकी आंखें फैल गई। उस मॉन्स्टर के मुंह में एक लाश थी और सिस्टम ने रिवील किया कि ये उसका ऑर्डिनरी इंसान के तौर पर अंत था और ब्लू स्टार पर अरबों लोगों की भी यही किस्मत होगी। फोंगी ने घबराकर सलाइवा निकली और उसके दिल में डर भर गया। उसने हाथ सीने पर रखा और उसकी आंखों में चिंता उभर आई। फोंगी सोचने लगा और उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगी। वो तब बस एक एवरेज इंसान था जो हालातों की आंधी में बह गया था, बस किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि एक दिन डिजास्टर को पार कर पाएगा। लेकिन उसने अपने देश को गिरते देखा, अपने लोगों को तकलीफ में देखा और आखिरकार वो म्यूटेटेड बीस्ट से नहीं बच सका। उसे याद आया कि वो डिस्पेयर में मरा था, क्रोध से भरा हुआ और पतले की आग में जलता हुआ। अब उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकने लगी। शायद इसी वजह से सिस्टम ने उसे चुना था, और रिकवरी के ठीक 1 साल पहले वापस लाने के लिए। उसने फिर से हाथ बढ़ाया, इस बार पूरी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि वो जानता था कि अभी दुनिया के ज्यादातर लोगों को ये बदलाव का आने वाला तूफान बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ है। फंगी ने सिस्टम के फ्रैगमेंट्स को छुआ और तय किया कि अब वो ऑरा से जुड़ी हर अनोमली का फायदा उठाएगा। सिस्टम ने नई इवैल्यूएशन शुरू की। हमारे लड़के की आंखों में चमक आ गई जब सिस्टम ने बताया कि कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। एक नया रास्ता अनलॉक हो चुका था और अब अस्तित्व की हर चीज को मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। उसका मिशन था ताकतवर टेक्निक्स और एबिलिटीज को कलेक्ट करना, एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनना और दुनिया को बचाना। शहर में लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि मानवता अब एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इस बार जवाब अतीत में नहीं मिल सकते थे, अब बस एक ही रास्ता था, अपनी ताकत से ढलना। सब लोग हैरान थे, बस फोंगी को छोड़कर। जब उसने अपना फोन चालू किया तो उसे कई नोटिफिकेशंस मिली। उसे समझ आ गया कि सरकार ने इन अजीब घटनाओं को न तो कंफर्म किया है और न ही डिनाई, बस लोगों से तैयार रहने को कहा है। ये उसने पहचाना, ये एक्साई नेशन का सटल वार्निंग देने का तरीका था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स कभी मिथिकल नॉनसेंस मानी जाती थी अब वो वायरल हो रही थी। उसकी आंखों में उदासी आ गई क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ गया। वो जानता था कि एक्साई नेशन का ये इनडायरेक्ट और शांत अप्रोच लोगों को शांत और भरोसे में रखने में मदद करता है। ये तरीका धीमा और मुश्किल था, लेकिन पड़ोसी देशों के क्योस और गनफायर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव था। फिर उसे याद आया कि सिस्टम ने बताया था कि वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब था कि उसे वहां जाना चाहिए जहां अनोमलीज हो रही हों। उसका ध्यान फोन पर गया। वो खबर नंबर 1 ट्रेंडी में थी। चिंगचंग यूनिवर्सिटी में यूवी इंडेक्स ने इस सदी का हिस्टोरिक रिकॉर्ड पार कर लिया था। इस वजह से हीट वार्निंग जारी किया गया था और नए स्टूडेंट्स को सलाह दी गई थी कि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज थे। उन्हें लगा कि अब तो टॉप यूनिवर्सिटीज भी सेंसेशनलिस्ट मार्केटिंग करने लगी है। सबको यकीन था कि ये झूठ है, बस किसी पेड टॉपिक को ट्रेंड करवाया गया है, क्योंकि ऐसी गर्मी तो लोगों की जान ले सकती है। फैंग जी ने आसमान की तरफ देखा, बादलों से भरा हुआ था। फिर उसने अपना यूवी मीटर एक्टिवेट किया। रीडिंग थी 0। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि वेदर इतना अलग कैसे हो सकता है, जबकि चिंगचंग यूनिवर्सिटी यहाँ से बस 15 मिनट की दूरी पर थी। यूनिवर्सिटी से ब्लेजिंग सन की इमेजेस पब्लिश हुई और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा, लेकिन नॉर्थ गेट से एंट्री अवॉइड की जाए क्योंकि वही यूवी इंडेक्स हाईएस्ट है। बाकी सभी गेट्स खुले रहेंगे। फोंगी हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था जब पहली बार अनोमलीज होती है तो लोग उन्हें पब्लिसिटी स्टंट ही समझते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ उसे मालूम थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी क्योंकि उसका पहला मौका आ चुका था। फैंग यी ने कपड़े बदले और निकल पड़ा चिंगचंग यूनिवर्सिटी की ओर। सभी लोग अम्ब्रेलास लेकर चल रहे थे।
इतनी गर्मी थी कि पेड़ों के पत्ते तक झड़ चुके थे। हमारा लड़का सीधे नॉर्थ गेट पर गया, सबसे कम भीड़ वाला गेट। उसे यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आसमान से चमकती हुई राख गिरने लगी। बाकी स्टूडेंट्स वहां से भागने लगे ताकि झुलसने से बच सके, लेकिन फैंग यी की नजर बस उसी पर टिकी रही। वो बैठ गया और उसने फैसला किया कि वो उसे छुएगा। जैसे ही उसकी उंगली राख से टच हुई, एक तेज रोशनी उसमें से निकलने लगी और सिस्टम ने बताया कि उसने यांग एट्रीब्यूट में इंटेंस फ्लक्चुएशन डिटेक्ट किया है और उसका डेटा टेम्पलेट अनलॉक किया जा रहा है। एनर्जी फैंग यी के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसे भीषण दर्द हुआ। एक तेज चमक उसके शरीर से निकलने लगी। लोगों ने अपनी आंखें ढक ली ताकि अंधे न हो जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको लगा कि वो हैल्यूसिनेट कर रहे हैं। एनर्जी ने उसके कपड़े जलाने शुरू कर दिए, जिससे उसने अपने दांत भींच लिए। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और पागल होने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि सिस्टम का कंपाइलेशन खत्म हुआ या नहीं। उसे लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही हो। कंपाइलेशन पूरा हुआ और फैंग यी को यांग एट्रीब्यूट टेक्निक मिली, गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक। कुछ समय बाद चिंगचंग यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का दिन था। हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंचती है। एक लड़का उसका सूटकेस उठाने को ऑफर करता है, फिर और लड़के उसका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको मना कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो एक कपल को देखती है और हल्की सी हंसी उड़ाती है, लेकिन तभी एक तेज गोल्डन लाइट चमकती है, जिससे वो और बाकी सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, सभी नॉर्थ गेट से दूर रहें। वो लड़की गंभीर हो जाती है और देखने का फैसला करती है कि हो क्या रहा है। नॉर्थ गेट पर एक जबरदस्त गोल्डन एनर्जी फूट रही थी। धुएं से एक डार्क फिगर उभरता है, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हो रही थी। वो गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में एक तेज गोल्डन लाइट चमकने लगती है। एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो बताती है कि उसने एक नई टेक्निक बनाई है और उसे 50 पॉइंट्स मिले हैं। वो स्क्रीन को देखता है और सोचता है, ये पॉइंट्स किस काम के हैं? फिर सोचता है, अभी जरूरी नहीं है, बाद में काम आएंगे। टाइम बीतता है। अब रात हो चुकी है। आसमान में एक अजीब दिखने वाला चांद है। फैंग ये अपनी नई ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करता है। अगले दिन आसमान में तेज सूरज है और यूनिवर्सिटी में एक नई एनर्जी फैल रही है। कुछ स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि आसमान एक पल के लिए अंधेरा और ठंडा हो गया और वो नॉर्थ गेट की तरफ दौड़ते हैं। भीड़ वहां इकट्ठा हो चुकी है। सब जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी का डीन गुस्से में है, पूछता है कि किसी ने वार्निंग को क्यों इग्नोर किया। एक ग्रुप भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है और सभी उनके लिए रास्ता बनाते हैं। एक हुडेड इंसान गंभीर चेहरा लिए डीन से कहता है कि नॉर्थ गेट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। उसी मोमेंट में सिस्टम फैंग यी को बताता है, तुमने एक पोल्यूटेड एरिया को क्लीन कर दिया है। अब उसे पता चलता है कि सरकार को पहले से इन जगहों की जानकारी है और वो सोचने लगता है कि क्या और लोग भी हैं जो उसके जैसे हैं। एरिया में लोगों के ना घुसने की अलर्ट सुनकर हमारे लड़के को समझ आ गया कि अब मामला सीरियस हो चुका है। स्टूडेंट्स ने कुछ यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को देखा और सोचा कि क्या ये आर्मी से हैं। ऊपर एक रूफटॉप से फॉन्ग यी ने देखा कि डिस्टर्बेंस पर काफी अटेंशन मिल रही है। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। उसने तय किया अब उसे निकल जाना चाहिए और वो बिल्डिंग से नीचे कूद गया। नीचे वो रहस्यमयी हुडेड इंसान क्रैक्ड जमीन पर चल रहा था। एनर्जी के असर से जमीन फटी हुई थी। उस फिगर ने सीन को ध्यान से देखा। वो जमीन पर झुका और एनर्जी के बचे हुए निशान महसूस करने के लिए हाथ लगाया। फिर उसने जमीन का एक टुकड़ा उठाया और जांचने लगा कि असल में हुआ क्या था। हुडेड फिगर ने उस टुकड़े को स्टडी किया और समझ गया कि ये एनर्जी किसी इंसान ने पैदा की थी। तभी ऑफिशियल्स ने स्टूडेंट्स को वहां से हटाना शुरू किया, जबकि हुडेड इंसान दूर से सब कुछ देख रहा था। भीड़ में लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड शॉक थी, ये सुनकर कि ये सब सिर्फ एक इंसान ने किया है। उसी वक्त उसने किसी को दूर छलांग लगाते हुए देखा और सोचने लगी कि क्या वो उसका एक्स था, लेकिन फिर झटक कर वो ख्याल निकाल दिया। उसके मार्ग से तो वो इस स्कूल में आ ही नहीं सकता था। दूर फॉन्ग यी के घर पर सूरज ढल चुका था
और रात हो चुकी थी। वो बेड पर लेटा था और कंप्लेन कर रहा था कि ठंडे शावर के बाद भी उसका शरीर अब तक गर्म है। गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ये भी चिंता थी कि आज जो कुछ हुआ उससे शायद किसी ने उसे नोटिस किया हो। उसने अपना फोन उठाया और एक पॉपुलर न्यूज स्टोरी देखी कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में। उसे याद आया कि पहले सब इसे इंटरनेट की एक मजाकिया बात मानते थे। उसे अचानक यूनिवर्सिटी में आई हुडेड लोग याद आए। शायद वो इसी एसोसिएशन से थे। क्यूरियस होकर उसने पूरी न्यूज पढ़नी शुरू की। उसमें बताया गया था कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल्स के बारे में, गोस्ट एक्ट से लेकर टोटल ट्रांसेंडेंस तक। कमेंट्स में लोग इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन फंगी सोचने लगा, क्या ये अनाउंसमेंट सच है? उसे लगा कि अपनी पिछली जिंदगी में एक आम इंसान होने के नाते वो इन सब बातों से अनजान था। बेड पर बैठा वो कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में सोचने लगा और डिसाइड किया कि वो अपनी टेक्निक फिर से ट्राई करेगा। उसने आंखें बंद की और फोकस करके ट्रेनिंग शुरू की। उसी पल उसका शरीर पसीने से भर गया, क्योंकि एक ताकतवर गोल्डन एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी। वो अपने कमरे में हवा में ऊपर उठने लगा। चारों ओर एक तेज गोल्डन ग्लो फैल गया। उस पर एक रोशनी पड़ी और सिस्टम ने बताया कि उसका पहला स्टेप है अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना कि वो स्वर्ग और धरती की ताकत को सह सके। उसने एनर्जी को कंट्रोल किया और उसे एक डिवाइन एक्स का आकार दे दिया। उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं और वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल देने लगा। खुद को पूरी ताकत से भरा हुआ महसूस कर रहा था। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने डूश लेवल हासिल कर लिया है और उसे 50 और पॉइंट्स मिल गए हैं। उसे पॉइंट्स याद आए। उसने स्क्रीन पढ़ा, एक नया पाथ अनलॉक हो चुका था। सिस्टम ने समझाया कि इन पॉइंट से कंपाइल्ड डेटा को किसी भी ऑब्जेक्ट में डाला जा सकता है। फैंग यी ने सोचा कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट में ताकत डाल सकता है तो एक वेपन को भी यूनिक बना सकता है। उसकी नजर टेबल पर रखे एक मग पर पड़ी। उसने हाथ मग की तरफ बढ़ाया, एक गोल्डन ग्लो के साथ। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम एक पॉइंट का इस्तेमाल करके यांग एट्रीब्यूट को इस मग में डालना चाहते हो? उसे समझ आ गया, ये किसी आइटम को एन्चांट करने जैसा है जिससे उसमें स्पेशल पावर आ जाए। उसने सोचा, अगर वो ये किसी वेपन पर करता है तो वो उसका खुद का स्पेशल आइटम बन जाएगा, लड़ाई के लिए परफेक्ट। फिर उसने शेल्फ पर रखा एक छोटा तलवारनुमा ऑब्जेक्ट देखा और तय किया कि वो इस पर ट्राई करेगा। अगर ये टेस्ट सफल हुआ तो वो एक असली वेपन खरीदेगा ताकि मॉन्स्टर्स के लिए रेडी हो सके। अचानक रात के बीच में बिल्डिंग के बाहर से एक अजीब आवाज आई जिसने उसका ध्यान खींचा। बाहर एक काला क्रीचर बड़े बड़े क्लॉस के साथ फॉन्गी के अपार्टमेंट को देख रहा था। उसकी ग्लोइंग लाल आंखें और अंधेरे में नुकीले दांत, वो किसी डीमोनिक रैबिट जैसा दिख रहा था और बिल्डिंग पर हमला करने ही वाला था। लेकिन अंदर अपार्टमेंट में लड़के को कोई अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। बेड पर लेटा हुआ वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था अपनी नई कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वो सोच रहा था कि ये आवाज जो किसी चूहे जैसी थी आई कहाँ से। उसे लगा ये घर के अंदर से नहीं थी, नहीं पाइप से, शायद किसी पड़ोसी के पेट की आवाज थी। लिविंग रूम से गुजरते हुए उसने सोचा कि उसकी सुनने की ताकत अब बढ़ गई है तो पड़ोसियों की आवाज सुनना आम बात है। फिर उसने ध्यान लगाकर उस आवाज को और अच्छे से सुना, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि कुछ सही नहीं है। वो अलर्ट हो गया। फैंग ही ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था वही डरावना क्रीचर। हॉलवे के अंधेरे में वो अजीब क्रीचर लाल आंखों वाला उसे घूर रहा था, हमला करने के लिए तैयार। फैंग ही चौंक गया और उसने उस म्यूटेटेड बीस्ट को पहचान लिया। उसकी पुरानी जिंदगी की एक मेमोरी उसे डरा गई। उसी वक्त एक ड्रोन शहर के ऊपर रात में उड़ रहा था, ये दिखाने के लिए कि बाकी लोग भी खतरे के बारे में जानते थे। एक इमारत की छत पर एक लड़की खड़ी थी, शिकायत कर रही थी कि अब तक उस रैबिट को नहीं पकड़ पाए जिसने रेयर फ्रूट खा लिया था। लॉलीपॉप मुंह में डाले वो लड़की काम और कॉन्फिडेंट लग रही थी, मिशन को लेकर सीरियस थी। फिर उसने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि टारगेट की अपडेट्स उसे मिलती रहें। इसके बाद वो मिस्टीरियस लड़की बिल्डिंग की छत से कूद गई
चीज शुरू करने के लिए। तेजी से गिरती हुई वो बड़ी स्केल के साथ शहर की इमारतों के बीच मूव करने लगी। अचानक उसे म्यूटेटेड बीस्ट की पावर महसूस हुई और समझ गई कि अब वो उसके काफी करीब है। उसकी आंखों में चमक आई और आखिरकार क्रीचर उसके सामने था। अब वो लड़ाई के लिए तैयार थी। हंटर रूफटॉप पर जोर से उतरी। उसकी मूवमेंट्स में गजब की स्किल थी। बिल्डिंग की दीवार पर दौड़ती हुई उसे ऑर्डर मिला कि टारगेट को किसी भी हालत में पीछा करना है। परफेक्ट लैंडिंग के साथ वो लड़की बिना रुके पीछा करती रही। बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदते हुए उसने वार्निंग दी कि क्रीचर ने एक स्पेशल फल खाया है और वो इवॉल्व हो सकता है। उसी वक्त एक आदमी जो रात में काम कर रहा था, उसने अपनी खिड़की के पास कुछ तेज जाते हुए देखा और वो बहुत कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा कि क्या वो कुछ देख रहा है या उसका वहम है, लेकिन उसका बॉस उस पर चिल्ला पड़ा कि बस खड़ा क्यों है। इसी बीच हंटर चांद के सामने 65वीं मंजिल पर एक परछाई की तरह खड़ी थी। अपार्टमेंट के अंदर फैंग यी उस अजीब क्रीचर का सामना कर रहा था जो उस पर जोर से चीख रहा था। फैंग यी की आंखों में अब गोल्डन ग्लो था और उसे पता था कि अब उसका शरीर बदल चुका है और अब वो उससे बराबरी से लड़ सकता है। क्रीचर ने अपने क्लॉज से हमला किया, लेकिन लड़के ने जबरदस्त स्पीड से डॉज कर लिया। फैंग यी को लगता है कि अब उसकी बॉडी सच में बदल रही है और अब वो हमलों को स्लो मोशन में देख सकता है। हाथ में सन एनर्जी लेकर वो सोचता है कि कोई म्यूटेटेड बीस्ट इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। फिर उसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद आती है और वो मॉन्स्टर का सामना करता है। उसे पता है कि वो क्रीचर अभी तक पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुआ है और नाइट उसे और ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल बना देता है। इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ता है ताकि उसे रोक सके, वरना बिल्डिंग में सब मर जाएंगे। फॉन्ग ही उस क्रीचर को अपनी एनर्जी से भरे हाथ से पकड़ लेता है। हैरान कर देने वाली ताकत के साथ वो डर के बिना उस अजीब क्रीचर को काट लेता है। वो मॉन्स्टर को कसकर पकड़ता है और उसकी सुनहरी आंखें ठंडी और फोकस्ड नजर से चमकती है। फिर वो जवान क्रीचर को हवा में घुमाता है और महसूस करता है कि उसकी पूंछ उसकी कमजोरी है। मौका पाकर वो बीस्ट की पूंछ को पूरी ताकत से पकड़ता है। फंदगी उस मॉन्स्टर को खिड़की से टकरा देता है और वो जोर से टूट जाती है। उसका मुक्का सुनहरी रोशनी में चमकता है और वो जोरदार पंच के लिए तैयार होता है। लड़का एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो हवा में क्रीचर से टकराती है। मॉन्स्टर पूरी तरह उस ब्राइट गोल्डन बीम में ढक जाता है, लेकिन वो क्रीचर अपने पंजों से उस एनर्जी को पकड़ लेता है और उसकी पावर लेने की कोशिश करता है। फैंगी समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उसकी यांग पावर चुराने की कोशिश कर रहा है और वो पलट कर लड़ता है। उसे लगता है कि सूरज की शक्ति बहुत ज्यादा है और ये रैबिट खुद को ही बर्बाद कर रहा है। कुछ ही देर में एक गोल्डन एक्सप्लोजन उस मॉन्स्टर को धक लेती है जो इतनी एनर्जी संभाल नहीं पाता। सामने वाली बिल्डिंग में एक कपल शोर से उठ जाता है और आदमी सोचता है कि कहीं ये बिजली तो नहीं थी। फिर वो खिड़की के पास जाता है, लेकिन बाहर कुछ अजीब नहीं दिखता। हमारा हीरो जमीन पर उतरता है। चारों ओर उसकी बची हुई सुनहरी एनर्जी फैली होती है। वो जवान सोचता है कि ये क्रीचर एक भूखे भटकते भूत जैसा था जो उसकी शक्ति को खाना चाहता था। लड़ाई के बाद मॉन्स्टर की आंख जमीन पर गिरती है और उसमें से अजीब काला धुआं निकलता है। गंभीर नजर से वो क्रीचर के बचे हुए हिस्से को देखता है जिसे उसने अभी हराया है। बिना कुछ सोचे वो जोर से उस आंख पर पैर मारता है और बचे हुए बीस्ट को कुचल देता है। उसे समझ आता है कि ये क्रीचर ऑफ द नाइट उसकी विपरीत यांग टाइप शक्ति के लिए बुरी तरह से तरस रहा था। वो जवान सोचता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो ये मॉन्स्टर बिल्डिंग के सब लोगों को आसानी से खा जाता। इसी से उसे पता चलता है कि अब उसे आगे के खतरों से लड़ने के लिए और टेक्निक्स सीखनी होंगी। इसी बीच एक रहस्यमयी लड़की चांदनी रात में हवा में कूदती है, एक हंटर की तरह दिखती हुई। गजब की स्पीड के साथ वो जवान लड़की एक बिल्डिंग की साइड से बहुत तेजी से नीचे दौड़ती है। जब वो सीन पर पहुंचती है तो उस मिस्टीरियस हंटर की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। रात के सन्नाटे में खड़ी वो सोचती है कि कहीं कोई और तो उसका टारगेट नहीं मार गया। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर वो नोट करती है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब वो नाइट एट्रीब्यूट वापस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्सों को छूती है, उसे एक सुनहरी एनर्जी चौंका देती है।
जो अभी भी वहां मौजूद हैं। वो लड़की फिर तेज गर्मी और जलती हुई शक्ति को महसूस करती है, जिससे वो तुरंत पीछे हट जाती है। वो जवान औरत यूनिवर्सिटी गेट की एनर्जी को याद करती है और समझ जाती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस खोज के बाद वो लड़की अपना कम्युनिकेटर ऑन करती है, चेहरा गंभीर और निश्चय से भरा हुआ। वो अपनी बेस को बताती है कि टारगेट को एक पावरफुल नए फॉरेनर ने मारा है, जिसके पास खास एबिलिटी है। कम्युनिकेटर से एक वॉइस पूछता है कि क्या वही इंसान गेट को भी साफ कर चुका है और रैबिट को भी मारा है। एक आदमी कंफर्म करता है कि उनके पास उस इंसान की कोई जानकारी नहीं है और एसोसिएशन को उसे रिक्रूट करना होगा। सिल्वरहेड लड़की इस प्लान से सहमत होती है। फिर वो बड़ी सावधानी से उस छोटी सी एनर्जी की लॉ को अपनी ड्रेस पर लगे एक कंटेनर में रखती है। उसका बॉस कहता है कि उसे बाकी सारे मिशंस रोकने होंगे और अब उसका सिर्फ एक टारगेट होगा, नए 4 एरनर को ढूंढना। इस पर मिस्टीरियस हंटर शांति से अपना लॉलीपॉप खोलती है। लड़की वो कैंडी मुंह में डालती है और कहती है कि उसे नया आदेश अच्छे से समझ आ गया है, लेकिन मिशन शुरू करने से पहले वो कहती है कि पहले उसे थोड़ा मिल्क टी लेना होगा ताकि वो रिलैक्स कर सके। कम्युनिकेटर की वॉइस सोचती है कि ये रहस्यमयी और ताकतवर इंसान आखिर है कौन। लड़की भी मानती है कि प्रेसिडेंट सही था और अब उसे इस पावरफुल मास्टर से जरूर मिलना चाहिए। फुंगी का दिन शुरू होता है सुनविसे के साथ। वो स्ट्रेच करता है, ट्रेनिंग के लिए तैयार। उसे पता है कि जल्दी उठना उसकी शक्ति के लिए अच्छा है, इसलिए वो एक और सेशन के लिए खुद को तैयार करता है। लड़ाका अपनी ब्रीदिंग मेथड इस्तेमाल करता है, सुबह की गोल्डन एनर्जी को अंदर लेता है। जैसे ही एनर्जी उसे भरती है, उसकी आंखें गोल्डन पावर से चमकने लगती है। वो गोस्ट एक्स रियल में प्रवेश करता है और टेक्निक की शक्ति को महसूस करता है। एक अचानक बर्स्ट ऑफ एनर्जी उसे चौंका देता है। उसे एहसास होता है कि वो फिर से और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। शक्ति उसके शरीर में बहती है और वो उसे कंट्रोल करने पर ध्यान लगाता है। वो एक कसकर मुट्ठी बनाता है। अब एनर्जी उसके हाथ में है। वो अपनी की एक्स समन करता है और देखता है कि अब वो हथियार उसे ज्यादा हल्का लग रहा है। वो हथियार के हैंडल को मजबूती से पकड़ता है, अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए तैयार। योद्धा सुनहरे एक्स को अपने सिर के ऊपर उठाता है। एक जबरदस्त वार की तैयारी में वो 2 स्टार गोस्ट एक्स रियल तक पहुंचता है, अपनी पूरी ताकत रिलीज करता है। अब उसकी आंखों में सुनहरी लपटें जल रही होती है, उसकी नई शक्ति दिखा रही है। फंगी का शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सख्त महसूस होता है। इस बदलाव के बाद वो इतनी जल्दी इसलिए ग्रो कर गया क्योंकि उसने पिछले पावर अप से बची हुई एनर्जी का उपयोग किया। फंगी तय करता है कि अब से वो धीरे धीरे और ध्यान से लेवल अप करेगा, एक कदम एक समय में। लेकिन उसकी बढ़ती हुई ताकत बहुत ध्यान खींचती है, इसलिए उसे अब एक ज्यादा प्राइवेट जगह चाहिए। एसोसिएशन के ऑफिस में एक आदमी हवा में कुछ अजीब सा महसूस करता है। उसे सूरज की एनर्जी में बदलाव दिखता है और वो सोचता है कि क्या ये फिर से वही नया लड़का है। फुंगी एक शांत जगह ढूंढता है, नदी के किनारे, ताकि वो अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सके। एक सिस्टम स्क्रीन सामने आता है और वो कंफर्म करता है कि वो अपने हथियार में एक स्पेशल क्वालिटी ऐड करेगा। उसे याद आता है कि उसने पहले भी ये कोशिश की थी, लेकिन वो आइटम इतनी एनर्जी को सहन नहीं कर सका था। इस बार नया ब्लेड उसकी एनर्जी के साथ काम करता है और एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। एक सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि आइटम एनकोडिंग सफल रहा। अपने नए वेपन से उत्साहित वो तुरंत उसकी जबरदस्त ताकत को आजमाने के लिए तैयार होता है। टेस्ट का रिजल्ट उसे चौंका देता है उस तलवार की जबरदस्त ताकत देखकर। तलवार से एक बहुत बड़ी सुनहरी रोशनी की बीम आसमान की तरफ निकलती है। योद्धा जमीन पर उतरता है, उसकी तलवार आग में लिपटी होती है और वो महसूस करता है कि ताकत उसके शरीर में दौड़ रही है। वो उस वार से लगभग आग लगा देता है और समझ जाता है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है। हमले से उठे धुएं का गुबार इतना बड़ा होता है कि उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसे देख चुका होगा और अब उसे वहां से निकलना होगा। एक लड़की तेजी से उस धुएं की तरफ भागती है जो उसने पीछे छोड़ा था। वो शिकायत करती है कि बस एक पल के लिए हटी थी और सब कुछ मिस कर दिया। अचानक वो रुक जाती है। वो देखती है कि नदी वाकई में उबल रही है। एजेंट उस तबाही वाले इलाके के ऊपर उड़ती है, सोचते हुए कि उस नए लड़के ने आखिर किया क्या है।
उसे पहले ही अंदाजा है कि अब उसे डांट पड़ने वाली है, क्योंकि जब से वो आया है सब गड़बड़ हो गया है। तभी दूर एक सुनहरी चमक उसकी नजर में पड़ती है और उसकी जिज्ञासा जाग जाती है। हंटर को जो महसूस होता है उससे वो दंग रह जाती है। ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी ताकत 1 स्टार से 2 स्टार तक पहुंच गई है और उसने एक स्पिरिट वेपन भी बना लिया है। एसोसिएशन के पास भी ऐसे सिर्फ 2 हथियार हैं और उन्हें बनाने का तरीका अभी तक पूरी तरह से जाना नहीं गया है। लड़की को शक होता है कि उसे ये ताकत अकेले में कैसे मिल गई, लेकिन फिर सोचती है कि शायद वो गलत है और तय करती है कि पहले उसके फैलाए हुए गड़बड़ को साफ कर दे। काफी दूर फांग ये सोचता है कि अब उसके हथियार में यांग की विशेषता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा चाहता है। सिस्टम कुछ भी एनकोड कर सकता है, तो वो प्लान करता है कि इस तलवार में और गुण जोड़ देगा। अचानक उसका फोन बजता है। किसी अनजान शख्स का मैसेज आता है। उसे पूरी तरह भूल गया था कि उसकी प्रोफाइल प्राइवेट नहीं थी। अब कोई अजनबी उसे पायोनियर्स ग्रुप में इनवाइट कर रहा है। वो चौंक जाता है जब जानता है कि ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए कम से कम घोस्ट एक्स रियल का होना जरूरी है। वो अजनबी एक नए पॉल्यूशन जोन की बात करता है और उसे ग्रुप हंट के लिए बुलाता है। वो लोकेशन मांगता है और अजनबी उसे शैडो रिवर के लावा ड्रैगन की एक फाइल भेजता है।